हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कुमार अभिषेक और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोग इससे पहले क्लास में देख चुके हैं हिस्ट्री ऑफ सेल। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना सेल। सेल आज जो हम लोग देखने वाले वो हमारा सेल थ्योरी है। सेल थ्योरी जिन साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था उनका नाम था स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन जो थे आपके वो कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे। जर्मनी के थे। और ये कहाँ के थे? तो आपके ब्रिटेन के थे। ये आपके बोटनिस्ट थे और ये आपके जूलॉजिस्ट थे। अगर अभी कहा जाए कि हर प्लांट और एनिमल्स क्या चीज का बना हुआ है तो सेल का बना हुआ है। और सेल अगर हमारा क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, तो बड़ा ही सिंपल लगेगा। पर उस समय इन दोनों साइंटिस्ट के द्वारा ये जो सेल थ्योरी दिया गया, ये साइंस के क्षेत्र में बहुत ही बड़ी बात थी। ये दोनों देखा जाए तो अलग अलग देश के थे, पर साइंस के फील्ड में एक ही दिशा में काम कर रहे थे और इन दोनों के द्वारा ही दिया गया क्या हमारा? तो सेल थ्योरी। तो इन्होंने प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया और ये कहा कि प्लांट सेल का जो आउटर कवरिंग है वो क्या चीज का है? तो सेल वॉल नाम दिया। और इन्होंने एनिमल सेल को ऑब्जर्व किया और ये कहा कि उसका आउटर कवरिंग क्या है? तो सेल मेम्ब्रेन है। और जो भी प्लांट है, जो भी एनिमल है, वो क्या चीज का बना हुआ है? तो हमारा सेल का बना हुआ है। तो सेल थ्योरी जो 1838 और 1839 में लोग के द्वारा दिया गया था, वो क्या दिया गया कि हर प्लांट और एनिमल क्या चीज का बना हुआ है? तो सेल का बना हुआ है। और सेल हमारा क्या है? तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो सेल थ्योरी जो पहली बार दिया गया था वो इन्हीं लोग के द्वारा दिया गया। क्या दिया गया? तो ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इन लोगों ने ये तो बता दिया कि हर प्लांट और एनिमल क्या चीज का बना है? सेल का बना हुआ है। पर क्या नहीं बता पाए? ये लोग ये नहीं बता पाए कि हमारा सेल आया कहां से है। सेल आया कहां से है ये लगभग 17 साल बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था वर्चो। वर्चो के द्वारा 17 साल बाद ये कहा गया कि हर सेल कहां से आ रहा है? तो एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहा है। ठीक है। तो इनके द्वारा क्या किया गया? सेल थ्योरी को फर्दर एक्सपेंड किया गया और ये कहा गया इनके द्वारा कि ऑल द सेल अराइजेस फ्रॉम ए प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो हमारे सेल थ्योरी में दो बात कहा गया कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज ऑफ सेल एंड सेल इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और दूसरा बात ये कहा गया कि ऑल द सेल अराइजेस फ्रॉम ए प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये तो था हमारा सेल थ्योरी का बात। अब साइंस के क्षेत्र में एक और डिस्कवरी हुआ आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया गया और इसके मदद से हम लोग बड़ी ही आसानी से समझ सकते थे, ऑब्जर्व कर सकते थे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सेल का भी और सेल ऑर्गेनल का भी। अब एक नया टर्म आया सेल ऑर्गेनल। ठीक है, कि ये हमारा सेल ऑर्गेनल्स होता क्या है। तो सेल ऑर्गेनल्स हमारा क्या है? तो सेल ऑर्गेनल्स हमारा सब सेलुलर स्ट्रक्चर है। सब सेलुलर स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि ये सेल ऑर्गेनल्स हमारा कहां पाया जाता है? तो विद इन द सेल के अंदर ही पाया जाता है, जिसका एक या एक से ज्यादा स्पेसिफिक फंक्शंस होगा जो वो क्या करेगा? परफॉर्म करेगा। जैसे हमारे शरीर में ऑर्गेन्स पाया जाता है और इन ऑर्गेन्स के द्वारा एक या एक से ज्यादा फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। उसी तरह से सेल में सेल ऑर्गेनल्स पाया जाता है जिनके द्वारा एक या एक से ज्यादा स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। तो चलिए कुछ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे हमारा है न्यूक्लियाई। हमारा है एक न्यूक्लियाई है। इसका क्या काम है? तो ये स्टोर करता है हमारा क्या? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब कि जो कोई भी जीव जंतु का पूर्वज क्या है कि नहीं, ये कहां से पता चलता है? तो हमारा इसी से पता चलता है, न्यूक्लियाई से ही पता चलता है। उसके अलावा दूसरा देखा जाए हमारा तो माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया है पावर हाउस ऑफ द सेल।
ये हमारा क्या करता है, तो एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करता है। उसके अलावा है हमारा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का क्या काम है, तो राइबोसोम्स क्या करेगा, तो प्रोटीन सिंथेसिस में हमारा मदद करेगा या प्रोटीन के असेंबलिंग में हमारा मदद करेगा। तो ये अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स का क्या हो गया, फंक्शन हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा ये बताया गया है कि सेल कंबाइन करके क्या बनाता है, तो टिश्यू बनाता है। टिश्यू कंबाइन करके क्या बनाएगा, तो ऑर्गन बनाएगा। ऑर्गन कंबाइन करके क्या बनाएगा, तो ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। और ऑर्गन सिस्टम कंबाइन करके क्या बनाएगा, तो ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तो सेल कंबाइन करके क्या बनाता है, तो हमारा जब सेल कंबाइन करेगा, जब सेल कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, टिश्यू बनाएगा। टिश्यू कंबाइन करके क्या बनेगा, तो ऑर्गन बनेगा। और ये ऑर्गन्स कंबाइन करके क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे, तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ऑर्गन सिस्टम कंबाइन करके क्या बनेगा, तो ऑर्गेनिज्म बनेगा। ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो सेल जो रहता है, बहुत सारे सेल एक सिंगल बॉडी में कंबाइन करते हैं। तो यहां लिखा हुआ है मेनी सेल्स कंबाइन टुगेदर इन ए सिंगल बॉडी। और ये जो सिंगल बॉडी में कंबाइन किए हैं, लेकिन इनका जो फंक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, अलग अलग तरह का फंक्शन करेंगे, क्योंकि ये अलग अलग तरह का क्या डेवलप करेंगे, तो ऑर्गन डेवलप करेंगे। एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शंस इन इट फॉर्म्स वेरियस बॉडी पार्ट्स। ठीक है, आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स बनाएंगे। ठीक है, अब ये हमारा किस में दिखेगा, ऐसा चीज ऐसा होते हुए, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। कौन सा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो फंगी, प्लांट्स और एनिमल्स में हमको ऐसा दिखता है। अब जो हम लोग सेल थ्योरी पढ़े थे, वही लिखा हुआ है कि जो सेल है, सेल डिवाइड करेगा। सेल डिवाइड करके क्या प्रोड्यूस करेगा, तो अपने ही तरह का सेल प्रोड्यूस करता है। और जो भी हमारा सेल है वो कहां से आया है, तो एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आया। अब एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दिया हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे। उस एक्टिविटी में सबसे पहले क्या किया गया है, तो माउंट प्रिपेयर किया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, टेम्पोररी माउंट प्रिपेयर करेंगे। किसका, तो लीफ पिल्स का प्रिपेयर करेंगे, टिप ऑफ रूट्स ऑफ ओनियन का, और पिल्स ऑफ ओनियन ऑफ डिफरेंट साइजेस का। अब माउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, हम आपको बताए थे। ग्लास स्लाइड की मदद से क्या करेंगे, तो माउंट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, फॉरसेप्स के मदद से क्या करेंगे, जिस चीज को ऑब्जर्व करना है, जैसे लीफ पिल्स को ऑब्जर्व करना है, तो लीफ में से क्या करेंगे, फॉरसेप्स के मदद से पील आउट करेंगे, उसका अपर कवरिंग, अपर पार्ट जो होगा उसको पील आउट करेंगे। उसके बाद उसको रखेंगे एक पेट्री टिप्स में, है कि नहीं। अब वहां पे क्या डालेंगे, सैफरिन सॉल्यूशन डालेंगे। उसके बाद एक पेंट ब्रश के मदद से उसको उठाएंगे और ग्लास स्लाइड पे रखेंगे। ग्लास स्लाइड में रखने के बाद वो सूख ना जाए, उसमें मॉइस्चर बना रहे, इसके लिए क्या ऐड करेंगे, तो वाटर ऐड करेंगे। और उसके बाद दूसरा ग्लास स्लाइड उसके ऊपर क्या करेंगे, तो स्लाइड कराएंगे। इस तरह से स्लाइड कराएंगे कि कोई एयर क्या हो, ट्रैप ना हो। और उसके बाद उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू लेंगे। अब माइक्रोस्कोपिक व्यू लेने के बाद हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, क्या ये जो सवाल हमसे पूछा गया है उसका जवाब क्या होगा। तो पहला सवाल जो पूछा गया है, क्या हर सेल देखने में एक जैसा होगा, क्या हर सेल का शेप और साइज हमारा सेम होगा, तो नहीं। सेल का शेप और साइज उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है। जैसा उसका फंक्शन है वैसा उसका क्या होगा, शेप एंड साइज होगा। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, नो। दूसरा सवाल पूछा है, क्या सब सेल शेप एंड साइज में तो एक जैसा नहीं है, तो क्या सेल सब देखने में एक जैसा स्ट्रक्चर में होगा, तो नहीं। सेल जो होगा हमारा, ये तीनों सेल को जब ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा देखने में इसका स्ट्रक्चर भी क्या होगा, तो अलग होगा। अब क्या कुछ सिमिलरिटी भी है कि हर कुछ डिफरेंट ही आ रहा है, तो कुछ सिमिलरिटी है। अब सिमिलरिटी क्या क्या है, तो हर सेल में क्या पाया जाएगा, तो हर सेल को जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम क्या लिए, यहां तो ये तीनों हमारा क्या है, प्लांट सेल है ना। तो हम जानते हैं प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, तो हर सेल में क्या पाया जाएगा, सेल वॉल पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, है कि नहीं। तो ये हर सेल में पाया जाएगा, यही सिमिलरिटी है। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का अगर बात हो तो वो तो सिमिलर है, लेकिन शेप, साइज, स्ट्रक्चर इस सब का बात हो तो वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। वो क्या चीज पे डिपेंड करेगा, तो उसके फंक्शन पे डिपेंड करेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
अब इस स्लाइड में आपको बताया गया है स्ट्रक्चर अलग अलग सेल का। ये जो पहला स्ट्रक्चर है वो हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अगर देखें हम लोग तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमारा कैसा है, तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में हमारा पाया जाता है सेल बॉडी। ये जो हमारा पार्ट है, ये जो हमारा पार्ट है इसको क्या कहेंगे, सेल बॉडी कहेंगे। सेल बॉडी में हमारा क्या आएगा, तो न्यूक्लियस आएगा, साइटोप्लाज्म आएगा। उसके अलावा ये है हमारा जो पार्ट, ये जो पार्ट दिख रहा है हमारा, यहां से क्या होता है, ये डेंड्राइट है। ये क्या करता है, तो सिग्नल रिसीव करता है। डेंड्राइट का क्या काम है, तो सिग्नल को क्या करना, रिसीव करना। सिग्नल जो आता है यहां किस फॉर्म में आएगा, तो केमिकल फॉर्म में आएगा। सिग्नल हमारा किस फॉर्म में आएगा, तो केमिकल फॉर्म में आएगा। सिग्नल केमिकल फॉर्म में आने के बाद ये सिग्नल हमारा यहां एक दूसरा डेंड्राइट रहेगा, इसी तरह का हमारा न्यूरॉन रहेगा, और ये यहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा यहां आते ही, ठीक है, यहां आते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केमिकल में। फिर ये केमिकल किस में आएगा, इसमें आएगा, और फिर यहां पे किस में कन्वर्ट होगा, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर आगे की तरफ बढ़ेगा, फिर यहां नर्व एंडिंग पे पहुंचेगा, और फिर यहां पे एक डेंड्राइट प्रेजेंट रहेगा, फिर वहां हमारा सिग्नल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो केमिकल में। तो अगर सेल का स्ट्रक्चर देखा जाए तो सेल का स्ट्रक्चर किस बात पे डिपेंड करता है, इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि वो किस तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। और एक प्रकार के सेल का शेप एंड साइज हमेशा क्या होता है, सब अगर न्यूरॉन सेल है तो हर न्यूरॉन सेल क्या होगा, एक ही तरह का होगा, ठीक है। अगर हमारा एक सेल है तो हर एक सेल क्या होगा, एक ही तरह का होगा। देखिए शेप और साइज उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा है, उसके फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। जैसे इसका काम क्या है, हमारा क्या करना, तो सिग्नल ट्रांसमिट करना, सिग्नल ट्रांसमिट करना, ठीक है। तो ये हमारा कैसा है, इसका साइज देखा जाए तो बाकी सेल से हमारा क्या है, इसका साइज ज्यादा बड़ा है, क्योंकि इसको क्या ट्रांसमिट करना है, सिग्नल ट्रांसमिट करना है। यही स्पर्म सेल देखा जाए तो स्पर्म सेल के साथ क्या चाहिए, मोबिलिटी चाहिए। तो इस स्पर्म सेल का अगर शेप देखा है तो ये कैसा है, ये उस तरह का है कि ये क्या हो, ज्यादा से ज्यादा मोबाइल हो सके, ज्यादा से ज्यादा आपका चल सके, तो इसमें मोबिलिटी चाहिए, तो इसलिए इसका शेप कैसा है, इस तरह का है कि नहीं। उसके बाद हमारा ये कौन सा सेल है, तो ये बोन सेल है, और ये कौन सा सेल है, तो हमारा फैट सेल है। अब इसी चीज के बारे में आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाया गया है कि जो शेप और साइज होता है किसी भी सेल का, वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है जो स्पेसिफिक फंक्शन वह परफॉर्म कर रहा है। अमीबा के बारे में यहां बोला गया है कि अमीबा का शेप क्या होता है, चेंज करता है। सबसे पहले अमीबा क्या रहता है, अमीबा के पास एक फिट रहता है, ठीक है। उस फिट को हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, और पोडिया मतलब क्या हो गया, फिट। अब क्या होता है, अमीबा अपने सेल मेम्ब्रेन को, अमीबा अपने सेल मेम्ब्रेन को क्या करेगा, तो एक्सटेंड करेगा, और सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन के बाद वो क्या बनाएगा, तो आपका फूड वैक्यूल बनाएगा। और ये फूड वैक्यूल में क्या कैप्चर करेगा, ये तो फूड कैप्चर करेगा, और उसी फूड वैक्यूल में क्या होगा, डाइजेशन होगा, और डाइजेशन के बाद क्या होगा, तो उस सेल के द्वारा जो भी फूड होगा उसके न्यूट्रिएंट्स को क्या किया जाएगा, तो एब्जॉर्ब किया जाएगा। अंतिम स्टेट में क्या होगा, आपका फूड बाहर निकल जाएगा। तो हम लोग यहां देखें तो अमीबा का शेप जैसे जैसे वो फंक्शन कर रहा है वैसे वैसे उसका अमीबा का शेप क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। तो यहां क्या कहा गया है, अमीबा का शेप क्या होता है, हमेशा चेंज होते रहता है। अब सेल का अगर शेप देखा जाए तो सेल का शेप क्या है, मोर और लेस क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। और एक प्रकार के सेल का जो शेप होगा वो क्या होगा, दूसरे से मिलता जुलता होगा। जैसे अगर हमारा नर्व सेल है तो जितने भी नर्व सेल होंगे उनका शेप कैसा होगा, एक ही जैसा होगा। जितने भी हमारे एक सेल होंगे उनका शेप कैसा होगा, एक ही जैसा होगा। अब हम लोग देखेंगे आगे, तो हर सेल के पास क्या है, तो हर सेल में अगर देखा जाए तो सेल है क्यों, हमारा सेल हमारा इसलिए है क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखा जाए तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि अगर इस स्ट्रक्चर में डिवीजन ऑफ लेबर्स ना किया जाए, जो काम है आपका उसको बांटा ना जाए, तो वो स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। तो काम को बांटने के लिए भी हमारा क्या है, तो सेल है कि नहीं। और हर लिविंग सेल का देखा जाए तो हर लिविंग सेल का कैपेसिटी होता है कि वो कुछ बेसिक फंक्शन
परफॉर्म करे, ठीक है, कुछ बेसिक फंक्शन परफॉर्म करे। जैसे नर्व सेल का हमारा एक बेसिक फंक्शन है क्या करना, सिग्नल पहुंचाना। स्पर्म सेल का कहां काम है, तो रिप्रोडक्शन में काम है। एग सेल का कहां काम है, तो रिप्रोडक्शन में काम है कि नहीं। अब शुरू करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हमारा क्या है, तो न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर इन्वेलप और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर इन्वेलप और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, इस दोनों के बीच में जो पार्ट हमको दिख रहा है उसको हम क्या कहेंगे, तो साइटोप्लाज्म कहेंगे। साइटोप्लाज्म को क्या कहा गया है, तो पार्ट बिटवीन न्यूक्लियर इन्वेलप एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो साइटोप्लाज्म क्या हुआ हमारा, पार्ट्स बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर इन्वेलप। अब जैसे हमारा ग्राउंड सब्सटेंस क्या है, ये फ्लोर है, इस फ्लोर पे हम लोग हैं, तो वैसे ही इस साइटोप्लाज्म का ग्राउंड सब्सटेंस जो होता है वो क्या होता है, तो साइटोसोल होता है। इसका ग्राउंड सब्सटेंस क्या होगा, तो साइटोसोल होगा। लेकिन ये ग्राउंड सब्सटेंस हमारा कैसा होगा, तो एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस होगा, है कि नहीं, एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस होगा। एक्वस क्यों कहा गया इसे, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, इस कारण से इसे क्या कहा गया है, तो एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस कहा गया है। इसका वाटर कंटेंट क्या रहता है, तो हाई रहता है। अब इसी साइटोप्लाज्म में हमारा सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहता है, और सेल ऑर्गेनल्स पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सेल के बारे में, है कि नहीं। तो हमारा दो प्रकार का सेल होता है। एक सेल जो होता है वो क्या कहलाता है, प्रोकैरियोटिक कहलाता है, और एक सेल हमारा क्या कहलाता है, यूकैरियोटिक कहलाता है। अब हम लोग याद कैसे रखेंगे कि कौन किसको हम लोग प्रोकैरियोटिक कहेंगे, किसको हम यूकैरियोटिक कहेंगे। याद करने का तरीका है, याद रखिए, यू बोले तो यू बोले तो आप किसके बारे में बात हो रहा है, तो आपके बारे में बात हो रहा है। तो आप कैसे हैं, आप लोअर ऑर्गेनिज्म में है कि हायर ऑर्गेनिज्म में है, तो आप हायर क्लास ऑर्गेनिज्म में है। और आप कैसे हैं, तो यूकैरियोटिक है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक से ध्यान में रखेंगे, यूकैरियोटिक हमारा क्या होगा, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो अच्छी तरह से डेवलप कर चुके हैं उन्हें क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक कहेंगे। वैसे ऑर्गेनिज्म को जिनका क्या हो, न्यूक्लियस हो, जिनमें न्यूक्लियोलस हो, जिनमें एक से ज्यादा क्रोमोजोम हो, जिनका साइज क्या हो, इससे 1 से 10 माइक्रोमीटर से क्या हो, बड़ा हो, 1 से कितना तक रहे, तो 1 से 100 माइक्रोमीटर तक रहे, उन्हें क्या कहेंगे, तो यूकैरियोटिक कहेंगे। चलिए एक एक करके सभी पॉइंट देख लेते हैं। तो प्रो मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव होता है। प्रो मतलब हमारा क्या होता है, तो प्रिमिटिव होता है, प्रिमिटिव होता है। और कैरियोटिक मतलब हमारा क्या होता है, तो न्यूक्लियस होता है। यू मतलब हमारा क्या होता है, तो ट्रू होता है। और कैरियोटिक मतलब हमारा क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जिनका न्यूक्लियस क्या हो, वेल डिफाइंड हो, एक्चुअली में हो, उनमें पाया जाता हो, तो उन्हें क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक कहेंगे। अगर प्रोकैरियोटिक में देखा जाए तो इसमें न्यूक्लियस क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, या प्रिमिटिव हो सकता है कि कहीं न्यूक्लियस हो, लेकिन प्रिमिटिव होगा, उतना हाईली डेवलप नहीं होगा। अब साइज का बात किया जाए तो प्रोकैरियोटिक का साइज क्या रहेगा, 1 से 10 माइक्रोमीटर। लेकिन वही यूकैरियोटिक का बात किया जाए तो साइज क्या होगा, 1 से 100 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियस इसमें क्या होगा, एब्सेंट होगा, और इसमें न्यूक्लियस क्या होगा, तो प्रेजेंट होगा। इसमें न्यूक्लियोलस क्या होगा, न्यूक्लियोलस क्या होगा आपका, एब्सेंट होगा, और इसमें न्यूक्लियोलस क्या होगा, तो प्रेजेंट होगा। सेल ऑर्गेनल्स इसमें क्या होगा, तो एब्सेंट होगा, और इसमें सेल ऑर्गेनल्स क्या होगा, तो प्रेजेंट होगा। इसमें कितने क्रोमोजोम पाएंगे, तो इसमें सिंगल क्रोमोजोम होगा, और इसमें एक से ज्यादा क्रोमोजोम पाए जाएंगे। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए ये हमारा किसका है, यूकैरियोटिक है, और ये हमारा क्या है, तो प्रोकैरियोटिक है कि नहीं। अब यूकैरियोटिक में अगर देखा जाए तो ये हमारा न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है कि नहीं, तो है कि नहीं। राइबोसोम्स पाया जा रहा है कि नहीं, तो राइबोसोम्स तो इसमें ही पाया जाएगा, राइबोसोम्स इसमें ही पाया जाता है। ये देखिए इसमें भी राइबोसोम्स पाया गया। अब इसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स पाया गया, ये हमारा क्या है, तो सेल ऑर्गेनल है। पर क्या इसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, तो नहीं, इसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया गया, ये भी हमारा क्या है, तो सेल ऑर्गेनल है। क्या इसमें प्रेजेंट है, तो नहीं है। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया गया, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा इसमें भी पाया जाएगा, है कि नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा इसमें है, तो इसमें भी हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया गया, तो इसमें क्या माइटोकॉन्ड्रिया है, नहीं है।
इसमें माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए नहीं है, देखिए ये मूवमेंट कैसे करता है, इसके ऊपर ना सीलिया पाया जाता है, ठीक है। इस सीलिया के मदद से ही ये क्या करेगा, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस रहता है, इसी के मदद से ये क्या करेगा, तो मूवमेंट करेगा, ठीक है। और एक फ्लैजेला पाया जाता है, इसके मदद से ये क्या करेगा, तो मूवमेंट करेगा। अब इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है, जो कि एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस, जो कि हम लोग देख चुके हैं पीछे, इसमें भी साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इसमें लाइजोजोम पाया जाता है, पर क्या इसमें लाइजोजोम पाया जाता है, तो इसमें लाइजोजोम नहीं पाया जाता है। तो ये हम लोग देख चुके थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस। अब बढ़ते हैं हम लोग सेल ऑर्गेनल्स के तरफ। तो सेल ऑर्गेनल्स का देखा जाए, सेल ऑर्गेनल्स क्या है, तो सेल के जो पार्ट्स हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। और ये सेल ऑर्गेनल्स जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रहते हैं। मतलब इनके चारों तरफ क्या पाया जाता है, तो मेम्ब्रेन पाया जाता है। ये क्या रहता है, क्या प्रेजेंट रहता है, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स रहते हैं। और ये क्यों प्रेजेंट है, ये सेल ऑर्गेनल्स का काम क्या है, तो कंप्लेक्स एक्टिविटी जो हो रहा है सेल का, उसको सपोर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो सेल ऑर्गेनल चाहिए, ठीक है। तो ये सेल ऑर्गेनल्स क्या करते हैं कि सपोर्ट करते हैं किसको, तो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी जो हमारा सेल का हो रहा है। अब उस सेल ऑर्गेनल्स का नाम दिया हुआ है, देखते हैं। एक है हमारा वैक्यूल, इसका काम क्या है, तो ये फूड स्टोरेज का काम करता है। फिर ये हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में भी देखेंगे। उसके बाद हमारा गोल्गी एपरेटस, फिर है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोजोम्स, प्लास्टिड्स, ठीक है। एक एक करके सबको देखेंगे। अब हम लोग को जो पढ़ना है वो सेल ऑर्गेनल्स के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। अभी थोड़ी देर हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फूड वैक्यूल्स से, है कि नहीं। तो देखते हैं हम लोग वैक्यूल्स के बारे में। अब वैक्यूल्स जो है हमारा, हर सेल ऑर्गेनल कैसा है, तो मेम्ब्रेन बाउंडेड रहता है कि नहीं। सेल ऑर्गेनल्स हमारा कैसा रहता है, तो मेम्ब्रेन बाउंडेड रहता है। तो ये वैक्यूल भी हमारा कैसा रहेगा, मेम्ब्रेन बाउंड रहेगा, ठीक है। अब इस वैक्यूल में हमारा क्या प्रेजेंट रहेगा, तो इस वैक्यूल में हमारा सॉलिड भी प्रेजेंट रह सकता है, या लिक्विड रहेगा, या क्या रहेगा, गैस रहेगा। इस वैक्यूल में क्या भरा हुआ रहेगा, या तो सॉलिड रहेगा, या लिक्विड रहेगा, या क्या रहेगा, तो गैस रहेगा। अब ये जो वैक्यूल है हमारा, ये हमारा कैसा रहेगा, तो स्टोरेज सैक लाइक रहेगा। सैक लाइक मतलब समझ रहे हैं आप, सैक किसको कहते हैं, बोरा को क्या कहते हैं, सैक कहते हैं। तो ये हमारा वैक्यूल कैसा रहेगा, ऐसा दिखेगा कि जैसे किसी बोरे में क्या है, कुछ कोई भी वस्तु क्या किए हुए हैं, भरे हुए हैं, है कि नहीं। कोई भी मटेरियल किसी बोरे में जैसे भरे हुए हैं, वैसा ही ये दिखेगा, है कि नहीं। इस तरह का हमारा वैक्यूल दिखेगा। अब वैक्यूल अगर देखें एनिमल सेल में, और वैक्यूल देखें प्लांट सेल में, ठीक है। अगर एनिमल सेल का वैक्यूल का बात करें, एनिमल सेल का वैक्यूल हमारा कैसा होता है, तो एनिमल सेल का जो वैक्यूल होता है हमारा स्मॉल होता है प्लांट सेल के तुलना में। प्लांट सेल का वैक्यूल कैसा रहेगा, तो बड़ा रहेगा। लेकिन एनिमल सेल का वैक्यूल कैसा रहेगा, तो छोटा रहता है कि नहीं। एनिमल सेल का वैक्यूल कैसा रहेगा हमारा, तो छोटा रहेगा। ये हमारा परमानेंट रहेगा, नहीं, परमानेंट नहीं रहेगा। कैसा रहेगा, तो टेम्पोररी रहेगा, है कि नहीं। कैसा रहेगा, तो टेम्पोररी रहेगा, है कि नहीं। एनिमल सेल के केस में जो फूड वैक्यूल होता है वो मेरा क्या करता है, तो स्टोर करेगा, ग्लूकोज स्टोर करता है, ग्लाइकोजन स्टोर करता है, और प्रोटीन स्टोर करता है। और ये हमारा वेस्ट मैनेजमेंट में भी क्या करेगा, मदद करेगा। वेस्ट मैनेजमेंट किस तरह से मदद करता है, तो जो वैक्यूल रहेगा उसमें जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो ये हमारा किसमें मदद करता है, तो वेस्ट मैनेजमेंट में भी मदद करता है। अब प्लांट सेल का तो हम आपको बता ही थे, प्लांट सेल में जो वैक्यूल होगा वो कैसा होगा, तो एनिमल सेल के तुलना में बहुत ही बड़ा होगा, लार्ज होगा, डिस्टिंक्ट होगा। एनिमल सेल में टेम्पोररी रहता है, लेकिन प्लांट सेल में कैसा रहेगा, तो परमानेंट रहेगा। और वैक्यूल में हम देखेंगे कि वैक्यूल में हमारा क्या प्रेजेंट रहता है, तो वैक्यूल में हमारा प्रेजेंट रहता है सेल सैप। और इस सेल सैप में हमारा क्या प्रेजेंट रहता है, तो हमारा वाटर भी प्रेजेंट रहता है, हमारा सॉल्ट भी प्रेजेंट रहता है, उसके अलावा हमारा एमिनो एसिड प्रेजेंट रहता है, ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट रहता है, और शुगर प्रेजेंट रहता है। ये किस में प्रेजेंट रहेगा, तो सेल सैप में। और ये सेल सैप कहां पे है, तो ये आपका फूड वैक्यूल में है। अब प्लांट वैक्यूल जो होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, प्लांट सेल का जो वैक्यूल होता है वो टर्जिडिटी भी प्रोवाइड करेगा और रिजिडिटी भी प्रोवाइड करेगा।
रिजिडिटी मतलब हम जानते हैं क्या, तो कठोर बनाएगा, हार्डनेस प्रोवाइड करेगा। टर्जिडिटी क्या होता है, तो ये जान लेते हैं। टर्जिडिटी को कहा गया है, टर्जिडिटी इज द फेनोमेनन ऑफ सेल बीइंग स्वेलिंग अप ड्यू टू हाई फ्लूइड कंटेंट। अगर सेल में फ्लूइड कंटेंट क्या हो, बढ़ जाता है, तो सेल का क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है। इसी स्वेलिंग को क्या कहते हैं, टर्जिडिटी कहते हैं। और रिजिडिटी क्या हुआ, मतलब इसकी जो कठोरता होता है उसको क्या करेगा, इसकी कठोरता को मेंटेन रखेगा। तो टर्जिडिटी से हम लोग क्या समझते हैं, तो टर्जिडिटी से हम लोग समझते हैं कि टर्जिडिटी इज द फेनोमेनन ऑफ सेल being swelling up due to high fluid content। ये हम लोग लिख लेंगे, है कि नहीं। तो टर्जिडिटी आप लोग समझ गए होंगे, रिजिडिटी समझ गए होंगे। अगर प्लांट सेल में देखा जाए तो 50 से 90% तक 50 से 90% तक जो स्पेस रहता है वो किसके द्वारा ऑक्युपाई रहता है, तो फूड वैक्यूल के द्वारा। तो यहां लिखा भी हुआ है, सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट्स में ऑक्युपाई 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। अब सेल के पास कुछ स्पेशल कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। अब सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले देखते हैं हम लोग, ये सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, जो हमारा न्यूक्लियस होगा, ये साइटोप्लाज्म होगा, ये कभी भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं होगा। लोग कंफ्यूज कर जाते हैं और कहते हैं कि ये भी हमारा क्या है, सेल ऑर्गेनल्स है। हम आपको बताए थे, पिछले ही स्लाइड में बताए थे कि हमारा सेल ऑर्गेनल्स क्या है। देखिए हमारा सेल ऑर्गेनल्स क्या था, वैक्यूल था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, गोल्गी एपरेटस था, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स था, प्लास्टिड्स था। क्या इसमें कहीं आपको ये आया है, कहीं आपको ये आया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, इस तीनों को हम लोग कंबाइनली क्या कह सकते हैं, ये तीनों किसके अंदर आएगा, तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर। किसके अंदर आएगा ये तीनों, तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर। अब प्रोटोप्लाज्म के कंपोनेंट को यानी एक एक करके हम लोग देखेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा क्या होता है, तो सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है उसी को क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हुआ, हमारा आउटर मोस्ट कवरिंग हुआ, किसका, तो सेल का। अब इसका काम क्या है, ये क्या करता है कि हमारे सेल को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बचा के रखता है। ठीक है, ये हमारे सेल को क्या करेगा, हमारे सेल को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बचा के रखता है। ठीक है, ये क्या करेगा, बचा के रखेगा। जो आपका सेल का कंटेंट है और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का कंटेंट है, वो दोनों में क्या, एक सेपरेशन बाउंड्री क्रिएट करता है। अब ये जो हमारा होता है आउटर मोस्ट कवरिंग, यहां देखेंगे, ये आउटर मोस्ट कवरिंग जो हमारा होता है वो कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, कैसा रहेगा, तो फ्लेक्सिबल रहेगा। और ये बना हुआ किस सब्सटेंस का रहता है, तो ये दो मेनली सब्सटेंस है जिसका बना हुआ रहता है। एक है आपका क्या, लिपिड, और दूसरा क्या है आपका, प्रोटीन। ठीक है, अब इसके फ्लेक्सिबिलिटी के चलते क्या होता है कि हमारा सेल फूड क्या कर पाता है, इनगल्फ कर पाता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो एंडोसाइटोसिस हमारा क्या है, तो एंडोसाइटोसिस के बारे में यह कहा गया है कि द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन enables us to engulf in food and other materials from its external environment, and this process is known as endocytosis। इंडोसाइटोसिस जो प्रोसेस है वो क्यों, उसका कारण क्या है, उसका कारण है सेल का फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का फ्लेक्सिबिलिटी। किसका फ्लेक्सिबिलिटी, तो सेल मेम्ब्रेन का फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा सेल मेम्ब्रेन जो होता है इतना फ्लेक्सिबल होता है कि जो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो फूड मिलता है वो क्या कर पाता है, इनगल्फ कर पाता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अब एंडोसाइटोसिस तो हम लोग जान गए। अब ये हमारा परमिएबल मेम्ब्रेन है। परमिएबल मेम्ब्रेन कहें या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहें, ये कुछ ही ऐसा सब्सटेंस है जिसको अलाउ करता है कि वो अंदर जा सके
और कुछ ही सब्सटेंस ऐसा है जो अंदर का है उसको अलाउ करता है कि इधर जा सके तो बाहर जा सके। तो इसको क्या कहा गया? परमिएबल मेम्ब्रेन या क्या कहे? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहां लिखा हुआ है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड द एग्जिट ऑफ द सेल्स। इट आल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। द सेल मेम्ब्रेन इज देयरफॉर कॉल्ड ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये कुछ ही सब्सटेंस ऐसा है जिसको क्या करेगा? अलाउ करेगा कि वो अंदर की तरफ जाए और अंदर का कुछ सब्सटेंस बाहर की तरफ जाए। अब उस कुछ सब्सटेंस में हमारा क्या आएगा? तो देखिए आपका या तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आ सकता है और या क्या आ सकता है? वाटर भी आ सकता है। ठीक है, हम लोग देखे थे कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। कैसा मेम्ब्रेन है? तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। कुछ ही सब्सटेंस है जिसको वो अलाउ करता है कि वो अंदर आ सके या बाहर जा सके। उसमें से दो सब्सटेंस हम बताए थे, क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब ये किस प्रोसेस के द्वारा ये अलाउ करता है? तो जिस प्रोसेस के द्वारा ये अलाउ करता है कि सब्सटेंस मेरा अंदर आएगा, कौन सा सब्सटेंस अंदर आएगा, कौन सा सब्सटेंस बाहर जाएगा, वो है हमारा प्रोसेस जिसको कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन हमारा क्या है? तो डिफ्यूजन के बारे में ये कहा गया है कि डिफ्यूजन हमारा है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। एक सब्सटेंस का मूवमेंट एक हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ जो मूवमेंट होगा वही क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। यहां लिखा भी हुआ है कि स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होगा? अचानक से जो मूवमेंट होगा हमारा ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू ए रीजन वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज लो इज नोन एज डिफ्यूजन। जैसे ये हमारा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका जो होगा, इसका क्या होगा? जो मूवमेंट होगा उसका मूवमेंट किस प्रोसेस के द्वारा होगा? तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आएगा कि ये बाहर जाएगा, ये कौन डिटरमाइन करेगा? तो ये डिफ्यूजन डिटरमाइन करेगा। और दो सब्सटेंस है जो क्या होगा? डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा अंदर बाहर करेगा, वो हमारा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और एक क्या है? ऑक्सीजन। ये अगर गैस का केस हो तो ये डिफ्यूजन कहलाएगा, वहीं अगर लिक्विड का केस हो तो उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ऑस्मोसिस के बारे में देखेंगे। अब हमारा क्या लिखा हुआ है कि डिफ्यूजन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैसियस एक्सचेंज में। ठीक है, और ये गैसियस एक्सचेंज किसके बीच में हो रहा है? तो ये गैसियस एक्सचेंज हमारा हो रहा है सेल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में, बिटवीन सेल एज वेल एज इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, है कि नहीं? अब ये जो डिफ्यूजन गैस में हो रहा है, ऐसा ही डिफ्यूजन हमारा किस केस में भी होगा? तो वाटर के केस में भी होगा, यानी लिक्विड के केस में भी होगा। और ये डिफ्यूजन एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। और इसी डिफ्यूजन को जब ये लिक्विड के केस में हो तो इसे क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस हमारा कितने प्रकार का होता है? तो ऑस्मोसिस हमारा 3 प्रकार का होगा, एक हाइपरटोनिक, एक आइसोटोनिक और एक हाइपोटोनिक। तीनों को एक एक करके समझेंगे। पहले देखते हैं यहां क्या लिखा है। तो वाटर एल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। वाटर भी क्या ओबे करता है? तो लॉ ऑफ डिफ्यूजन को ओबे करता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब इस ऑस्मोसिस को समझते हैं। देखिए, कोई भी सॉल्यूशन में दो चीज हमारा प्रेजेंट रहता है। कोई भी सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन का दो कंपोनेंट्स होता है। एक हमारा क्या रहता है? तो सॉल्यूट होता है, और एक हमारा क्या होता है? तो सॉल्वेंट होता है। अगर सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा हो तो वो क्या होगा? हमारा कंसंट्रेशन कैसा होगा? हाईली कंसंट्रेटेड होगा। और वहीं अगर सॉल्यूट का मात्रा क्या हो जाए? कम हो जाए, तो कंसंट्रेशन हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्यूट का मात्रा कम हो जाए तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। अब सबसे पहले हाइपोटोनिक देखते हैं। हाइपोटोनिक में क्या होगा कि हमारा ना सेल में ना स्वेलिंग आ जाएगा, स्वेल कर जाएगा, क्योंकि जो वाटर होगा उसका मूवमेंट कहां होगा? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से किस तरफ? तो सेल की तरफ। देखिए, इस सेल को मान लीजिए ये हमारा
कोई सेल है कि नहीं, ये हमारा एक सेल है। अब इसमें हमारा क्या है, ये सॉल्यूशन प्रेजेंट है। अब इस सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट का मात्रा क्या हो, बहुत ही कम हो, और सॉल्वेंट क्या हो, इसमें क्या प्रेजेंट हो, पूरी तरह से सॉल्वेंट प्रेजेंट है। यानी कि मान लीजिए हम इसमें क्या रख दिए, वाटर रख दिए हैं। तो अब क्या होगा, वाटर किस तरफ मूव करेगा, बाहर से अंदर की तरफ। अब ये बाहर से अंदर की तरफ क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि अंदर हमारा वाटर का जो है, अंदर हमारा वाटर का अमाउंट क्या है, कम है, लेकिन बाहर हमारा वाटर का अमाउंट क्या है, ज्यादा है। जैसे हम लोग के यहाँ मान लीजिए सेवई बनता है, तो सेवई में हम लोग क्या यूज करते हैं, ड्राई फ्रूट्स यूज करते हैं। तो आप देखिएगा वो ड्राई फ्रूट्स क्या हो जाता है, स्वेल कर जाता है कि नहीं। तो वो स्वेलिंग क्यों हो रहा है उसके अंदर, वो कौन सा प्रोसेस है, तो वो मेरा प्रोसेस जो है वो है हाइपोटोनिक प्रोसेस, है कि नहीं। उसमें क्या हुआ है कि अगर जैसे जिस दूध में उसको रखा गया था तो उसमें वाटर का कंसंट्रेशन क्या था, ज्यादा था, लेकिन वही वो जो किशमिश आप यूज कर रहे हैं उसमें क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ही लो है ही नहीं, उसको तो सुखा के बनाया गया है। तो अब क्या होगा, वाटर कहां से किस तरफ मूव करेगा, तो दूध से आपका किस तरफ मूव करेगा, तो किशमिश की तरफ मूव करेगा, क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन इस तरफ लो है और एक तरफ क्या है, हाई है। तो हाई कंसंट्रेशन से किधर जाएगा, लो की तरफ मूव करेगा। अब इस केस में देखिए हाइपरटोनिक में क्या होता है। अब यहां क्या हुआ कि अंदर हमारा क्या हो गया, वाटर का कंसंट्रेशन क्या हो गया, ज्यादा है, और बाहर हमारा क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। जैसे हम क्या किए, इस सेल को हम रखे हुए एक सॉल्यूशन में, जिसमें सॉल्यूट में नमक बहुत पर्याप्त हाई अमाउंट में क्या किए, नमक डाल दिए हैं। अब क्या होगा, इस सॉल्यूशन में नमक का मात्रा ज्यादा है, पानी का मात्रा क्या है, पानी का मात्रा कम है। तो अब क्या होगा कि पानी जो होगा, वाटर होगा, वो सेल से किस तरफ मूव करने लगेगा, तो सेल से आपका वो मूव करने लगेगा सॉल्यूशन की तरफ। तो इसे क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक। इसके कारण हमारा सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, है कि नहीं। इसी को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस भी कहते हैं, जो हम लोग आगे देखेंगे। अब आइसोटोनिक, आइसोटोनिक में जो सेल का शेप रहेगा वो मेंटेन ही रहेगा। कारण क्या है कि दोनों तरफ सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है, वो क्या है, मेंटेन है। अगर कंसंट्रेशन मेंटेन रहे, अगर हमारा कंसंट्रेशन मेंटेन रहे, तो वो कौन सा होगा, कौन सा प्रोसेस होगा, हमारा कंसंट्रेशन अंदर जैसा कंसंट्रेशन है वैसा ही बाहर कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन पूरी तरह से मेंटेन है। तो आइसोटोनिक, जितना अंदर जाएगा उतना ही क्या हो रहा, बाहर आ रहा होगा। और यहाँ क्या होगा, ज्यादा अंदर जा रहा होगा, है कि नहीं, और यहाँ क्या हो रहा होगा, ज्यादा बाहर निकल रहा होगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाइपोटोनिक, ये हो गया हमारा हाइपरटोनिक, और ये हो गया हमारा आइसोटोनिक। आप याद कैसे रखिएगा, देखिए हाइपो से याद रखिए हिप्पोपोटेमस। हिप्पोपोटेमस कैसा होता है आपका, मोटा मोटा होता है ना, तगड़ा होता है ना। तो वो कैसा होगा, जब सेल फूल जाए तो कैसा हो जाएगा, तो हिप्पोपोटेमस जैसा हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, हाइपो से हिप्पोपोटेमस। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये जो है आप लोगों को नहीं पढ़ना है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में, तो इसके बारे में हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। सेल वॉल जो हमारा होता है वो कहां पाया जाता है, तो सेल वॉल हमारा प्लांट्स में पाया जाता है। क्या सेल वॉल एनिमल्स में पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है, फंगी में पाया जाता है, और बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है, आपसे ऐसा हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछे कि प्लांट सेल किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया रहेगा प्लांट्स, बी में दिया होगा फंगी, सी में दिया होगा बैक्टीरिया, और डी में दिया होगा ऑल ऑफ दीज, ई में दिया होगा नन ऑफ दीज। आप क्या देखिएगा, ए देखिएगा प्लांट, टिक मारिएगा, सोचिएगा कि एक नंबर आ गया, वो क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। याद रखिएगा वो प्लांट में पाया जाता है, फंगी में पाया जाता है, और बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है, तो प्लांट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ एक और आउटर कवरिंग पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट सेल कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट रहेगा ही, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो सेल कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। तो प्लांट सेल इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। अब सेल वॉल किस तरफ है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के
आउटसाइड में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन हमारा कहाँ है, तो आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये बना हुआ किसका रहता है, देखिए सेल वॉल प्रेजेंट होने के कारण, सेल वॉल प्रेजेंट होने के कारण हमारा जो हार्बीवोरस एनिमल है उसका इंटेस्टाइन क्या होता है, अगर आप एक कार्निवोरस और एक हार्बीवोरस का इस इंटेस्टाइन ऑब्जर्व करिएगा तो आप पाइएगा कि हार्बीवोरस का इंटेस्टाइन क्या है, ज्यादा लंबा है। किसके कंपेयर में, किसके कंपेरिजन में, तो कार्निवोरस के। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि हार्बीवोरस जो एनिमल होता है उसको क्या पचाना रहता है, प्लांट सेल वाल ही पचाना है उसको, और वो सेल वाल किसका बना हुआ है, तो सेलुलोज का बना हुआ है, तो उसको पचाने में ज्यादा समय लगेगा, इसलिए उसका इंटेस्टाइन भी क्या होता है, ज्यादा लंबा होता है। वहीं कार्निवोरस का बात किया जाए तो इसका इंटेस्टाइन हार्बीवोरस की तुलना में क्या होता है, छोटा रहता है। कारण क्या है, क्योंकि उसमें तो बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, प्लांट सेल वाल तो है नहीं आपका प्रेजेंट। प्लांट सेल वाल जो रहता है वो आपका क्या चीज का बना हुआ रहता है, तो सेलुलोज का बना रहता है। ठीक है, सेलुलोज हमारा कैसा है, तो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। सेलुलोज हमारा क्या है, तो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, और ये क्या करता है, तो स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है किसको, तो प्लांट्स को। ठीक है, सेलुलोज हमारा क्या है, तो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, और ये क्या प्रोवाइड करेगा, तो स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा किसको, तो प्लांट्स को। अब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हम लोग समझते हैं। देखिए एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल जो एलिमेंट्स होता है, जो सिंपल कंपाउंड्स होता है, वो कंबाइन करके क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे हम लोग देखते हैं सिंपल शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर। तो सिंपल शुगर क्या है, कॉम्प्लेक्स शुगर क्या है, सिंपल शुगर कंबाइन करके क्या बनाएगा, तो कॉम्प्लेक्स शुगर बनाएगा, है कि नहीं। तो वैसे ही सेलुलोज हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, मतलब सिंपल सब्सटेंस से कंबाइन करने से हमारा ये क्या हो रहा है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बन रहा है कि नहीं। और ये हमारा क्या प्रोवाइड करेगा, तो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा किसको, तो प्लांट को। अब प्लाज्मोलाइसिस देखते हैं, है कि नहीं, कि प्लाज्मोलाइसिस हमारा क्या होता है। ठीक है, तो जब एक प्लांट सेल वाटर क्या करता है, लॉस करता है, जैसे ही प्लांट सेल हमारा वाटर लॉस करेगा वैसे ही क्या होगा, वो श्रिंक कर जाएगा, उसमें श्रिंकेज आ जाएगा, और इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, है कि नहीं। तो प्लाज्मोलाइसिस के बारे में लिखा है, व्हेन ए लिविंग प्लांट सेल लॉसेज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस, है कि नहीं। तो हम लोग सेल वॉल देख लिए, प्लाज्मोलाइसिस देख लिए। सेल वॉल में क्या देखे कि सेल वॉल हमारा किस में पाया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, प्लांट में पाया जाएगा, फंगी में पाया जाएगा, और बैक्टीरिया में पाया जाएगा। प्लांट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ क्या पाया जाता है, तो सेल वॉल पाया जाता है। ये प्लांट सेल वॉल जो रहता है वो आपका क्या चीज का बना हुआ है, तो ये जो सेल वॉल है हमारा सेलुलोज का बना हुआ है। सेलुलोज हमारा कैसा है, तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, जो कि क्या करेगा, तो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है किसको, तो प्लांट को, है कि नहीं। उसके बाद हम लोग देखे थे प्लाज्मोलाइसिस, है कि नहीं। प्लाज्मोलाइसिस हमारा क्या होता है, तो जब भी कोई प्लांट ऑस्मोसिस के थ्रू क्या करेगा, वाटर लॉस करेगा, तो वो क्या कर जाएगा, तो श्रिंक कर जाएगा, और इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। होपफुली आप लोग को यहां तक समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है हमारा वो क्या है, एक सेल का ही कंपोनेंट है, ये तो हम लोग जानते ही हैं, सेंट्रली लोकेटेड है। और अगर देखा जाए सबसे लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर जो है हमारा वो कौन है, तो न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस हमारा क्या क्या है, तो सबसे पहला हमारा क्या है, ये सेलुलर कंपोनेंट है। ये हमारा कैसे लोकेटेड है, तो सेंट्रली लोकेटेड है, लार्ज इन साइज है, और लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर है। अब न्यूक्लियस का एक बार डायग्राम देखते हैं। ये देखिए, ये पाया जा रहा है यहाँ पे न्यूक्लियर पोर, है कि नहीं। अब इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू क्या होगा, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा, एक्सचेंज ऑफ वाटर होगा, या कोई भी सब्सटेंस का एक्सचेंज होगा, किससे, तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में, के थ्रू क्या होगा, तो कुछ सब्सटेंस से क्या होगा, एक्सचेंज करेगा, है कि नहीं। न्यूक्लियस या सेल से अपना क्या करेगा, सब्सटेंस एक्सचेंज करेगा, किसके थ्रू, तो इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू। अब उसके बाद पाया जाता है हमारा क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल ही कंडेंस करके क्या बनाता है, क्रोमोजोम बनाता है। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद क्या है, न्यूक्लियोलस, है कि नहीं। न्यूक्लियस का जो सेंट्रल स्ट्रक्चर है, जहां पे हमारा ये जैसे सेल का है सेंट्रली लोकेटेड क्या है, न्यूक्लियस,
ऐसे ही एक न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है। अब इसका जो एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस है, सेल का एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस क्या था, साइटोप्लाज्म था। तो वैसे ही न्यूक्लियस का एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। और ये हमारा क्या है, तो न्यूक्लियर इन्वेलप है। अगर ध्यान से देखें तो ये न्यूक्लियर इन्वेलप दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बन के मिलके बना हुआ है। एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेरा क्या हो गया, ये हो गया, और दूसरा मेरा क्या है, तो ये है कि नहीं। एक एक करके इसके कंपोनेंट्स को देखते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट्स जो हम लोग को देखना है वो है हमारा न्यूक्लियर इन्वेलप। अब यहाँ न्यूक्लियर इन्वेलप देखे तो क्या ये मेरा दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बना हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, और ये मेरा दूसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। ये किसको कवर कर रहा है, तो ये मेरा न्यूक्लियस को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है कि नहीं। अब यहां देखिए ये हमारा क्या होगा, इसके चारों तरफ क्या होगा, इस तरह से हमारा सेल होगा, और इसमें क्या भरा हुआ होगा हमारा, तो साइटोप्लाज्म होगा। तो न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को सेपरेट करने का काम कौन कर रहा है, तो हमारा न्यूक्लियर इन्वेलप कर रहा है। तो ये क्या करता है, सेपरेट्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब इसी न्यूक्लियर इन्वेलप में हमारा क्या प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है। हमारा क्या प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट है। तो पोर्स आर प्रेजेंट कॉल न्यूक्लियर पोर्स, और इसी के थ्रू क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में क्या होगा, तो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस होगा, तो विच परमिट्स ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। अब आगे देखते हैं। अब हमारा है न्यूक्लियोप्लाज्म, हमारा क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म में हम लोग को क्या पढ़ना है, देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म हमारा कौन सा हुआ, ये जो अंदर जो हमारा है सेल का साइटोप्लाज्म है ना, एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस क्या है आपका, एक्वस ग्राउंड साइटोप्लाज्म क्या है आपका, तो जो जेली लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है ना सेल में, उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। वैसे ही सेल में हमारा क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, है कि नहीं। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म में हमारा क्या पाया जाएगा, तो न्यूक्लियोलस पाया जाएगा, और ये न्यूक्लियोलस जो रहेगा ये एक भी रह सकता है या एक से ज्यादा भी रह सकता है। और इस न्यूक्लियोलस का क्या काम रहता है, तो इस न्यूक्लियोलस का काम रहता है, ये क्या बनाता है, तो प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर्स बनाता है। ये क्या बनाएगा, तो प्रोटीन फॉर्म करेगा, कहां से, किसके मदद से, तो राइबोसोम्स की मदद से। तो अब देखेंगे हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, जैसे सेल में हमारा साइटोप्लाज्म पाया जाता है, वैसे ही न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में हमारा क्या प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। ये न्यूक्लियोलस जो रहेगा आपका, ये न्यूक्लियोलस, ये आपका क्या हो सकता है, एक भी रह सकता है या एक से ज्यादा भी रह सकता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस करता तो नहीं है डायरेक्टली, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। किस तरह से मदद करेगा, ये राइबोसोम्स के प्रोडक्शन में मदद करता है। तो ये क्या करेगा, फॉर्म प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर्स, जिसको क्या कहते हैं, राइबोसोम्स कहते हैं। और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में, अब देखिए इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के रीजन में आपको क्या पाया जाता है, तो क्रोमेटिन मटेरियल भी पाया जाता है। अगर जैसे साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स इंबेडेड था, वैसे ही ये न्यूक्लियोलस क्रोमेटिन मटेरियल कहाँ इंबेडेड है, तो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म में। अब यहां देखिए क्रोमेटिन मटेरियल आपको दिख रहा होगा, हमारा जो इंटैंगल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, उलझा हुआ धागा की तरह जो दिख रहा है, वो हमारा क्या है, तो क्रोमेटिन मटेरियल है। अब इस क्रोमेटिन मटेरियल के बारे में जानेंगे कि यहां लिखा हुआ है आपका, ये क्या है, उलझे हुए धागों का क्या है बाबू, तो उलझे हुए धागों का गुच्छा है। तो इंटेंगल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, तो जो उलझा हुआ धागा की तरह रहता है। यही धागा, यही क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस करके क्या बनाएगा, तो क्रोमोजोम बनाएगा। तो सेल डिवीजन के दौरान ये क्रोमेटिन मटेरियल क्या बनाएगा, तो क्रोमोजोम बनाएगा। अब क्रोमोजोम हमारा क्या होता है देखते हैं। तो क्रोमोजोम हमारा बनता किससे है, तो क्रोमोजोम्स हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनता है, जिसको क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमोजोम्स कहां से आया, तो क्रोमेटिन से आया। और ये क्रोमोजोम दिखता कब है, तो ये क्रोमोजोम दिखेगा आपको कब, तो सेल डिवीजन के दौरान। जब सेल डिवीजन होगा तो उस दौरान आपको क्या दिखेगा, क्रोमोजोम दिखेगा, है कि नहीं, क्रोमोजोम्स दिखेगा। अब क्रोमोजोम्स के बारे में जान गए हैं, अब देखते हैं आगे।
अब हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स के बारे में कि हमारा न्यूक्लियस का कौन सा मेन कंपोनेंट्स क्या है। तो दो मेन कंपोनेंट्स है, एक है हमारा डीएनए और दूसरा हमारा प्रोटीन्स। और इस डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या कहेंगे इसे? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए में क्या इंफॉर्मेशन रहता है? तो हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या रहेगा? तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहता है। डीएनए क्या कंसिस्ट ऑफ हो, क्या क्या चीज प्रेजेंट रहता है? तो उसमें जीन्स प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और जो फंक्शनल सेगमेंट है, जो फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए का, जिसके आधार पे हमारा डीएनए क्या कर रहा है, काम कर रहा है, वो किसके आधार पे कर रहा है? तो जीन्स के आधार पे कर रहा है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किसके थ्रू जाता है? तो डीएनए के थ्रू जाता है। आप लोग डीएनए तो सुने होंगे, क्या आप लोग एमआरएनए सुने हैं? मैसेंजर आरएनए। जो कोविड का वैक्सीन था वो किस कंसेप्ट पे बना था? एमआरएनए के, है कि नहीं? मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड के कंसेप्ट पे। एमआरएनए क्या होता है कि हमारा सेल क्या करता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन तो करता है, और ये प्रोटीन के फॉर्मेशन का सिग्नल कौन भेजता है? तो एमआरएनए भेजता है। तो जो वैक्सीन बनाया गया था उसमें क्या किया गया था? एमआरएनए जो था वो डाला गया था, उसके ऊपर एक ना फैटी टिश्यू डाल दिया गया था, आपका एक फैटी कवरिंग कर दिया गया था। अब क्या हुआ? वो हमारे सेल में गया और क्या प्रोड्यूस किया? तो स्पाइक्स प्रोटीन प्रोड्यूस किया। जिस तरह का प्रोटीन किसमें पाया जाता था? कोरोना में पाया जाता था। ये क्या किया था? तो सिग्नल भेजा सेल को कि क्या बनाइए, इस तरह का स्पाइक्स प्रोटीन बनाइए। अब क्या हुआ कि हमारे सेल में पता चल गया, सेल को क्या पता चला कि एक फॉरेन पार्टिकल्स आया है जिसमें क्या है प्रेजेंट? तो स्पाइक प्रोटीन्स प्रेजेंट है। अब ये सेल क्या किया? उससे लड़ा, इम्यूनिटी डेवलप किया। अब कोई भी अगर मान लीजिए, अब कोरोना वायरस भी इसी तरह का है, तो इसके मदद से हम इसके ऐसे इंट्रोड्यूस करने पे, इस तरह का एमआरएनए इंट्रोड्यूस करने पे बॉडी में क्या फायदा हुआ? ये फायदा हुआ कि अगर आगे चल के कोई ऐसा फॉरेन पार्टिकल जिसमें क्या प्रेजेंट हो, स्पाइक प्रोटीन्स प्रेजेंट हो, हमारे शरीर में इंटर करता है, तो हमारा शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम क्या करेगा? उसको मार देगा, ठीक है। तो डीएनए के बारे में जान गए, एमआरएनए के बारे में जान गए। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल का हम लोग डायग्राम देखेंगे, एग्जाम में पूछता है, इसको बनाने का भी कोशिश करेंगे आप लोग, है कि नहीं। देखा जाए तो राइबोसोम्स, है कि नहीं, राइबोसोम्स क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस सेंटर होता है। ये प्लांट में ही पाया जाता है, आपका एनिमल में ही पाया जाता है। ये आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ कुछ डॉट जैसा, ये क्या है हमारा? तो राइबोसोम्स प्रेजेंट है। उसके अलावा हमारा आता है लाइजोसोम्स, है कि नहीं, ये हमारा है लाइजोसोम्स। ये दिख रहा है ना आप लोग को, ये हमारा क्या है? लाइजोसोम्स। इसको क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स अगर इंटर करता है सेल को, तो ये लाइजोसोम्स में क्या पाया जाता है? डाइजेस्टिव इंजाइम्स पाया जाता है। और उस डाइजेस्टिव इंजाइम्स की मदद से वो लाइजोसोम्स क्या कर देगा? तो उस फॉरेन पार्टिकल को नष्ट कर देगा, है कि नहीं। तो इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। अब न्यूक्लियस के बारे में भी तुरंत पढ़े हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोलस पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रियोन लिखा हुआ है सिंगुलर फॉर्म में, है कि नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा आपका प्लूरल फॉर्म। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे। वैक्यूल के बारे में बता चुके हैं, है कि नहीं। पेरोक्सीजोम, है कि नहीं, ये आप लोग को पढ़ना नहीं है। पेरोक्सीजोम आप लोग को नहीं पढ़ना है। गोल्गी एपरेटस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। अब ये देखिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जहां राइबोसोम्स प्रेजेंट रहेगा, जहां राइबोसोम्स प्रेजेंट रहेगा वहां रफ हो जाएगा, और जो ट्यूब्यूल्स दिखेगा वहां क्या हो जाएगा? आपका स्मूथ हो जाएगा। वैक्यूल क्या हो गया? जहां हम लोग क्या करते हैं? फूड स्टोर करते हैं। गोल्गी एपरेटस आपका कहाँ है? तो ये आपका क्या रहा? कैमिलो गोल्गी के द्वारा डिस्कवर किया गया, उन्हीं के नाम पे पड़ा, है कि नहीं। ये जो दिख रहा है ये क्या है आपका? गोल्गी एपरेटस, है कि नहीं। ये हमारा क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन हो गया। ये एनिमल का सेल है और ये प्लांट का सेल है, तो इसमें तो सेल मेम्ब्रेन दोनों में होगा, लेकिन सेल वॉल क्या होगा? प्लांट सेल में ही प्रेजेंट रहेगा, है कि नहीं। और साइटोप्लाज्म हो गया, जो ग्राउंड सब आपका जो सेल में पाया जाता है कि नहीं, जो जेली लाइक सब्सटेंस पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। क्लोरोप्लास्ट प्लांट में पाया जाएगा, एनिमल में नहीं। एमिलोप्लास्ट आपका प्लांट में पाया जाएगा, एनिमल में नहीं। सेल वॉल प्लांट में पाया जाएगा, एनिमल में नहीं। ये क्या है? तो
एमिलोब्लास्ट। इसके बारे में भी अभी आपको इस क्लास में नहीं पढ़ना है, तो जो पढ़ना था वो बता दिए आप लोग को। जो नहीं पढ़ना था, ये एक नहीं पढ़ना है आप लोग को, एमिलोप्लास्ट और ये पेरोक्सीजोम, बाकी सब पढ़ना है। ठीक है, तो अब चल बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि अब क्या है। तो हम लोग को देखना है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हम लोग पिछले स्लाइड में भी देखे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका क्या है, आपका डिटेल डायग्राम है। ये देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए हमारा क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस से ही हमारा यहाँ जो हमारा क्या था प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट था या न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट था। वो किससे अटैच है, तो मेरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, है कि नहीं। अब ये जो है आपका, ये क्या चीज है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। ये आपका क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। राइबोसोम्स के प्रेजेंस होने के कारण इसको क्या बोलेंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ हमारा ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, और इस ट्यूब्यूल्स में क्या हमारा राइबोसोम्स है, तो नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये हम लोग को सीट दिख रहा होगा, ये जो सीट है हमारा, ये क्या है, सिस्टर्न्स है कि नहीं, और ये हमारा क्या है, सिस्टर्ने है कि नहीं। ये हमारा क्या है, तो सिस्टर्ने है, और इसके रीअरेंजमेंट को क्या कहते हैं, तो सिस्टर्न्स कहते हैं, है कि नहीं। और ये जो स्पेस है, ये क्या है, सिस्टर्नल स्पेस है। तो अब एक एक करके हम लोग इसके पार्ट्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग को देखना है, इसके दो टाइप होते हैं, इसमें दो टाइप्स पाया जाता है। एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके दो प्रकार होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं ये। एक होता है हमारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी हमारा कैसा है, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। ये भी हमारा कैसा है, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। और इसमें हमें क्या दिखेगा, तो लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड सीट्स दिखेगा। यहाँ देखिए हम लोग को ट्यूब्स दिख रहा है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हुआ, ट्यूब्स हुआ। और ये जो हमारा हुआ, ये हमें क्या दिख रहा है, तो सीट्स दिख रहा है कि नहीं। तो हमें क्या दिखेगा, यहाँ लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड सीट्स दिखेगा। ये तीन फॉर्म में पाया जाता है। कौन कौन सा फॉर्म है, तो एक फॉर्म हो गया हमारा लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, यहाँ दिखाएं आप लोग को, ये जो हमारा है ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, है कि नहीं। उसके अलावा क्या पाया जाएगा, वेसाइकल्स पाया जाएगा। वेसाइकल्स हमारा क्या रहता है, वेसाइकल्स हमारा कुछ इस तरह का रहता है, ठीक है। इसको ऑब्लॉन्ग बैग भी कहते हैं। ये वेसाइकल्स के फॉर्म में पाया जाएगा। सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, ऐसा लगेगा कि कुछ भरा हुआ है, उसमें कुछ फ्लूइड भरा हुआ है। अब उसके अलावा क्या होगा, सिस्टर्ने होगा, और ये क्या रहेगा, ये भी क्लोज रहता है, फ्लूइड फिल्ड रहता है इसमें, है कि नहीं। यहाँ देखेंगे सिस्टर्ने हमारा कहाँ है, ये जो हमारा है ये हमारा क्या है, तो सिस्टर्ने है। और उसके बाद हमारा क्या है, अब यहाँ देखिए इसमें अटैचमेंट कैसा है। एक साइड जो अटैच है वो किससे अटैच है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच है, और एक साइड किससे अटैच है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच है, ठीक है। अब सेल ऑर्गेनल में हम लोग देख लिए हैं, आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का थोड़ा बहुत देखे हैं। अब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानते हैं। ये रफ क्यों है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, और ये राइबोसोम्स क्या होता है, हमारा प्रोटीन सिंथेसिस सेंटर होता है कि नहीं। अब ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होने के कारण इसे क्या कहा गया, तो रफ कहा गया। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ क्या होगा, राइबोसोम्स हमारा एब्सेंट होगा। यहाँ देखिए ये जो है हमारा ये जो पोर्शन, ये हमारा क्या है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है कि नहीं। ये हमारा क्या है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ क्या राइबोसोम्स प्रेजेंट है हमारा, यहाँ राइबोसोम्स हमारा प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, तो स्मूथ कहेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ लिखा भी हुआ है कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स क्या होगा, एब्सेंट होगा। इसी कारण से हम इसे क्या कहते हैं, तो इसलिए इसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। फंक्शन सब देखना है, फंक्शंस आपके एग्जाम में पूछता है। फंक्शंस क्या है, सबसे पहला फंक्शंस जो है, जो सबसे पहला फंक्शन है वो है ये प्रोटीन सिंथेसिस से मदद करता है। कैसे मदद करता है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, और राइबोसोम्स हम जानते हैं वो क्या है, सेंटर है किसका, तो प्रोटीन सिंथेसिस का। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, आपका सिंथेसाइज प्रोटीन्स, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा क्या करता है, तो फैट मॉलिक्यूल्स बनाता है।
तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, तो मैन्युफैक्चर्स फैट मॉलिक्यूल्स। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है हमारा, वो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में मदद करता है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस से हम क्या समझते हैं, अगर हमारा मेम्ब्रेन में किसी तरह का रैप्चर आ जाए, किसी तरह का रैप्चर आ जाए, किसी तरह का डैमेज आ जाए, तो उसको मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के द्वारा कौन सुधारता है, तो हमारा यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कि नहीं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शोज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अगर मेम्ब्रेन में किसी तरह क्या आ जाए, रैप्चर आ जाए, है कि नहीं, रैप्चर आ जाए या किसी तरह का डैमेज हो जाए, मेम्ब्रेन में किसी तरह का रैप्चर हो या डैमेज हो, तो उसे सुधार के कौन देगा आपको, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब प्रोटीन और लिपिड्स किस तरह से एक्ट करता है, तो हार्मोन्स और इंजाइम्स की तरह एक्ट करता है। ये तो हम लोग जानते ही हैं कि हार्मोन्स, प्रोटीन और लिपिड्स दोनों हमारा किस तरह एक्ट करेगा, तो हार्मोन्स और इंजाइम्स की तरह। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क सिस्टम बनाता है। यहां देखा जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो नेटवर्क सिस्टम है वो कहां से चालू है, तो न्यूक्लियस के यहां से, न्यूक्लियर पोर्ट से हमारा चालू है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से चालू है, और कहां तक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक है। कहां से कहां तक, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये हमारा नेटवर्क दिख रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल क्या करेगा, एक्सचेंज करवाएगा किसके बीच में, तो मटेरियल का एक्सचेंज होगा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में, या हम लोग कह सकते हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में मटेरियल का एक्सचेंज कौन कराता है हमारा, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है किसके लिए, तो बायोकेमिकल एक्टिविटीज के लिए। हमारे सेल में बहुत सारे क्या होते रहते हैं, बायोकेमिकल एक्टिविटीज होता रहता है, और उसको फ्रेमवर्क कौन प्रोवाइड करेगा, तो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखा जाए तो सेल में एक मेजर पोर्शन कौन कवर किया हुआ है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पे जो भी आपका बायोकेमिकल एक्टिविटीज होते रहेगा उसको फ्रेमवर्क कौन प्रोवाइड करेगा, तो ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आगे देखते हैं, जितने भी सेल में हमारे पॉइजनस गैस होंगे, जितने भी सेल में जितने भी क्या रहेंगे, पॉइजन्स रहेंगे या ड्रग्स रहेंगे, उन्हें डिटॉक्सिफाई कौन करेगा, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है कि नहीं। पॉइजन्स और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने का काम भी कौन करेगा, हमारा तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है कि जो भी पॉइजन या ड्रग्स रहता है उसको ना आपको कन्वर्ट कर देगा ना वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस में, या वाटर में ही कन्वर्ट करके उसको अपने अंदर स्टोर कर लेगा। अब जो हम लोग सेल ऑर्गेनल देखेंगे वो है हमारा गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस जिनके द्वारा डिस्कवर किया गया था उनका नाम क्या था, कैमिलो गोल्गी। अब इसमें प्रेजेंट क्या रहता है, तो इसमें आपका वेसाइकल्स प्रेजेंट रहता है, सिस्टर्नाई प्रेजेंट रहता है, और वैक्यूल्स प्रेजेंट रहता है। अब वेसाइकल्स देखिए आपका कहां पे है, ये जो है हमारा, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा वेसाइकल्स है। और ये जो हमारा दिख रहा है ये सीट इस तरह का, ये सिस्टर्न्स है, एक को क्या पढ़ेंगे, सिस्टर्न्स पढ़ेंगे, और यही रीअरेंज करके क्या बनाता है, तो सिस्टर्नाई बनाता है कि नहीं। तो वेसाइकल्स देख लिए, सिस्टर्नाई देख लिए, और आपका वैक्यूल प्रेजेंट रहता है। वैक्यूल भी हमारा किस तरह का रहता है, तो ऑब्लॉन्ग बैग्स की तरह दिखने में लगता है, ऑब्लॉन्ग सैक लाइक स्ट्रक्चर की तरह रहेगा, है कि नहीं। अब यहां देखा जाए तो सिस्टर्नाई जो है आपका कैसे अरेंज है, तो पैरेलल अरेंज है कि नहीं, पैरेलली अरेंज है। और इसी अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, सिस्टर्न्स कहते हैं। इसी अरेंजमेंट को क्या कहेंगे, इसको कंबाइनली क्या कहेंगे, तो इसको सिस्टर्न्स कहते हैं कंबाइनली। तो सिस्टर्नाई जो रहेगा आपका अरेंज रहेगा स्टैक में, उसी को क्या कहेंगे, सिस्टर्न्स कहेंगे। अब ये कहां प्रेजेंट रहता है, तो न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट रहता है एनिमल सेल में। देखिए एनिमल सेल में क्या रहेगा ना, ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेगा, लेकिन प्लांट सेल में क्या रहेगा, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, है कि नहीं। एनिमल सेल में एक ही जगह कंबाइनली पाया जाएगा, लेकिन प्लांट सेल में क्या होगा, कहीं यहां मान लीजिए किसी पोजीशन में कुछ आपका है गोल्गी का कॉम्प्लेक्स, किसी पोजीशन में कुछ प्रेजेंट रहेगा, है कि नहीं। और ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स जिसका बना हुआ रहता है उसको हम लोग कहते हैं डिक्टायोजोम्स, है कि नहीं। ये जो हमारा गोल्गी
एपरेटस होता है वो किसका बना रहता है, तो डिक्टायोजोम्स का बना रहता है। और ये डिक्टायोजोम्स जो रहता है वो प्लांट में कैसा रहेगा, तो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। लेकिन एनिमल में क्या रहेगा, तो एक ही प्लेस पे पाया जाएगा, ठीक है। तो एनिमल में क्या रहेगा, तो वो प्लांट में सॉरी क्या रहेगा, तो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो प्रेजेंट एज फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड submits डिक्टायोजोम्स इन प्लांट सेल। ये काट देना यहां से, है कि नहीं। तो प्रेजेंट एज फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड सबमिट्स इन डिक्टायोजोम्स इन प्लांट सेल। डिक्टायोजोम्स हमारा कैसा रहेगा, अब डिक्टायोजोम्स है क्या, डिक्टायोजोम से हमारा क्या बना है, गोल्गी एपरेटस बना है कि नहीं। तो प्लांट में कैसा रहेगा, तो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो आपका एनिमल सेल में ना एक ही जगह पे पाया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेगा, ठीक है। दो फेस होगा, एक सिस फेस होगा, एक ट्रांस फेस होगा। देखिए यहां ये हमारा सिस फेस है जो किसके तरफ है, टुवार्ड्स न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस की तरफ है। और ये हमारा ट्रांसफेस है, ट्रांसफेस किस तरफ है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है। किसके तरफ है, तो टुवार्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये हमारा सिसफेस हो गया और ये क्या हो गया, ट्रांसफेस हो गया। अब उसके बाद देखिए फंक्शन क्या क्या है। तो देखिए इसका काम है पैकेजिंग का, स्टोर करना, मॉडिफाइड करना और पैकेज करना, जो फूड है हमारा, जो प्रोडक्ट है उसको, है कि नहीं। तो स्टोर्स, मॉडिफाइड एंड पैकेजेज द प्रोडक्ट। ये क्या करता है, सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करता है। सिंपल शुगर क्या होता है, तो और कॉम्प्लेक्स शुगर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स शुगर जो है हमारा वो सिंपल शुगर के कंबाइन करने से बना हुआ है। सिंपल शुगर में क्या आएगा, जैसे मोनोसैकेराइड्स आ गया और पॉलीसैकेराइड्स हुआ, है कि नहीं। तो मोनोसैकेराइड्स हमारा क्या है, तो सिंपल शुगर है, और ये मोनोसैकेराइड्स कंबाइन करके क्या बना है, पॉलीसैकेराइड्स। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स शुगर हो गया। ग्लूकोज हमारा क्या है, सिंपल शुगर है, लेकिन वही देखिए ग्लाइकोजन हमारा क्या है, तो कॉम्प्लेक्स शुगर है। अब दूसरा क्या है कि ये लाइजोजोम्स के फॉर्मेशन में क्या करता है, तो मदद करता है। लाइजोजोम्स हमारा क्या होता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा गया है कि नहीं। आगे देखेंगे इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट रहता है, जो कोई भी फॉरेन मैटर को क्या करेगा, तो पचा जाएगा, है कि नहीं, उसको किल कर देगा। तो उसके फॉर्मेशन में कौन मदद करता है, तो हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अब जो हम लोग देखेंगे उसका क्या नाम है, पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको सिंगुलर फॉर्म में क्या कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं। अब हर माइटोकॉन्ड्रिया में देखें तो दो मेम्ब्रेन होता है। एक आपका क्या रहेगा, तो ये जो है हमारा, ये क्या है, ये हमारा एक है आउटर मेम्ब्रेन। ये जो है हमारा एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन होगा। यहां देखिए ये हमारा क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है हमारा वो कैसा होता है, पोरस होता है। और इनर मेम्ब्रेन अगर देखा जाए तो वो कैसा रहता है, फोल्डेड रहता है। फोल्डेड रहने के कारण इनर मेम्ब्रेन का अगर सरफेस एरिया देखा जाए फोल्ड किया हुआ, तो इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा बड़ा होता है आउटर मेम्ब्रेन के कंपेयर में, है कि नहीं। ये सब देखेंगे तो देखिए लिखा हुआ है ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज कवर्ड बाय टू मेम्ब्रेन्स। देखे हैं, एक क्या है आउटर मेम्ब्रेन है, एक क्या है इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन हमारा क्या होता है, पोरस होता है। इनर मेम्ब्रेन बताया था क्या हो रहता है, फोल्डेड रहता है। तो इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। और फोल्ड्स को क्या कहते हैं, तो क्रिस्टे कहते हैं। क्या कहेंगे, क्रिस्टे कहेंगे, है कि नहीं। अब सरफेस एरिया जो होगा इनर मेम्ब्रेन का वो क्या होगा, ज्यादा होगा, किसके तुलना में, तो सरफेस एरिया आउटर मेम्ब्रेन के तुलना में। और ये हमारा एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसका अपना खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम्स होता है। ये अपना फूड खुद बनाता है, सिंथेसाइज देयर ओन फूड, है कि नहीं। अब फंक्शन क्या है, फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के कारण ही क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया के कारण ही क्या मिला है, सेल को एनर्जी मिल रहा है। और किस रेस्पिरेशन के द्वारा, तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया ही है। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या हो गया, रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। चलिए देखते हैं फंक्शन क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया है पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके पास क्या रहता है, एंजाइम्स प्रेजेंट रहता है, जो फूड स्टफ को ऑक्सीडेशन के द्वारा क्या चीज में कन्वर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। और प्लस क्या रिलीज करेगा, प्लस क्या देगा हमें, तो एनर्जी देगा।
अब एनर्जी रिलीज होता है ऑक्सीडेशन के दौरान, ये जो आपका दिख रहा है ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इसके दौरान क्या होगा, एनर्जी रिलीज होता है। और ये जो एनर्जी मिलता है हमारे शरीर को वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, तो एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। तो एनर्जी जो प्रोड्यूस होगा वो क्या बनाएगा, तो एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाएगा। और इस एटीपी को सेल क्या करेगा, तो यूटिलाइज करेगा, किसके लिए, तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब इस एनर्जी का यूज कहां होगा, तो मैकेनिकल वर्क करने के लिए भी एनर्जी का यूज होगा, उसके अलावा केमिकल बनाने के लिए भी हमारा एनर्जी का यूज होगा। केमिकल कैसा केमिकल, तो हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट किया जाता है कि ना, उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना, हार्मोन सीक्रेशन के लिए। तो वो सब एनर्जी कहां से मिल रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से मिल रहा है। अब ये रेस्पिरेशन में भी हमारा क्या करता है, तो मदद करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे शरीर में जो भी एनर्जी है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के कारण ही क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन हो पा रहा है कि नहीं। अब जो हम लोग को देखना है वो लाइजोजोम्स का देखना है, लाइजोजोम्स के बारे में। ये भी हमारा कैसा है, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। कैसा स्ट्रक्चर रहता है इसका, तो इसका स्ट्रक्चर स्फेरिकल लाइक होता है कि नहीं। इस तरह का हमारा लाइजोजोम्स रहता है, स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर रहता है। इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, तो इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट रहता है। इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा हमारा, तो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट रहता है। और इस डाइजेस्टिव एंजाइम के मदद से कोई भी फॉरेन मटेरियल को ये क्या कर जाएगा, तो किल कर देगा, है कि नहीं, कंज्यूम कर जाएगा। डाइजेस्टिव एंजाइम के मदद से कोई भी फॉरेन मटेरियल अगर हमारे शरीर में इंटर करता है, हमारे सेल में इंटर करता है, तो उसको लाइजोसोम पहचान जाएगा और डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से उसको क्या कर देगा, तो पचा जाएगा, है कि नहीं। तो किससे फिल रहता है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम से फिल रहता है। अब ये एंजाइम्स किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो ये एंजाइम्स बनाया जा रहा है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, है कि नहीं। जो अब यही एंजाइम्स की मदद से क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होगा उसको ये तोड़ेगा किस में, तो सिंपलर सब्सटेंस में, है कि नहीं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ने का भी काम क्या है, तो लाइजोसोम्स का है। अब यहां तक देख लिए, अब आगे देखते हैं। वेस्ट डिस्पोजेबल का भी काम ये करेगा आपका, है कि नहीं। हमारे सेल को क्लीन करने का भी काम करेगा। फॉरेन बैक्टीरिया जो भी शरीर में आएगा, जैसे बैक्टीरिया हो जाए, कोई भी फॉरेन मटेरियल, बैक्टीरिया, फूड या वायरस, उसको किल करने का काम किसका रहेगा, तो लाइजोसोम्स का रहेगा। इसी कारण से इसे क्या जाना गया है, तो सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा गया है कि नहीं। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा गया है। अब ऐसा भी हो सकता है जब सेल हमारा क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, तो ये लाइजोसोम्स क्या होगा, फटेगा और जो हमारा एंजाइम्स होगा वो अपना ही सेल क्या कर जाएगा, तो डाइजेस्ट कर जाएगा। ये अपना ही सेल डाइजेस्ट कर जा रहा है, इसी कारण से इसे क्या कहा गया है, तो लाइजोसोम्स कहा गया है। अब यहां तक देखा जाए तो एनिमल सेल तो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। एक प्लांट सेल आता है, उसका हम लोग देख लेते हैं कुछ पार्ट। प्लांट ये जो है हमारा, ये जो हम लोग पढ़ना है वो एनिमल में नहीं पाया जाता है कि नहीं। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो है हमारा सेल ऑर्गेनल प्लास्टिड। ये प्लास्टिड जो होता है वो हमारा किस में प्रेजेंट रहेगा, तो प्लांट सेल में प्रेजेंट रहेगा। एनिमल सेल में क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। एक माइटोकॉन्ड्रिया का देखे थे हम लोग, जिसमें क्या रहता है हमारा प्रेजेंट, अपना डीएनए, अपना राइबोसोम्स होता है। वैसे ही इस प्लास्टिड में भी क्या होगा, अपना डीएनए होगा और अपना ही क्या होगा, राइबोसोम्स होगा। 3 प्रकार का होता है। एक हमारा क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, ये हमारा ए हो गया। एक क्या होता है, बी क्लोरोप्लास्ट होता है, और सी हमारा क्या होता है, तो ल्यूकोप्लास्ट होता है। अब ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये हमारा कैसा कलर है, तो कलर प्लास्टिड्स है। ये हमारा क्या है, तो कलर प्लास्टिड्स है। और जो कलर होता है हमारा किसका, फ्रूट्स का, फ्लावर का, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ये मेरा क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है हमारा, तो इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट रहता है। ये भी हमारा कैसा है, तो कलर प्लास्टिड है। ये भी हमारा क्या है, तो कलर प्लास्टिड है। और ये किसके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हमारे लीफ के कलर के लिए, है कि नहीं। हमारे लीफ के कलर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं। और इसमें ना क्लोरोप्लास्ट, तो ये आपका क्लोरोफिल पिगमेंट तो पाया ही जाता है। उसके अलावा इसमें ना
येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी पाया जाता है कि नहीं? येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी पाया जाता है। कुछ पौधों का पत्ता देखिएगा, वहां पे क्या रहेगा ना कि उसका कलर ना येलो कलर का दिखेगा आपको पत्ता, तो वो किसके कारण है? तो इसी क्लोरोप्लास्ट के चलते, है कि नहीं? अब ल्यूकोप्लास्ट अगर देखें तो ये कैसा रहेगा? व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड रहेगा। इसका क्या काम है? तो इसका काम है स्टोर करना, स्टार्च को स्टोर करना, ऑयल को स्टोर करना और प्रोटीन ग्रैनुअल्स को क्या करना? तो स्टोर करना। अब क्लोरोप्लास्ट करता क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट यानी कि हमारा क्या प्रेजेंट है इसमें? ग्रीन कलर पिगमेंट यानी क्लोरोफिल। अब ये क्या करेगा? तो सनलाइट के मदद से क्या करेगा? तो अपना भोजन बनाएगा, फूड मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या जानते हैं? फोटोसिंथेसिस। हम लोग पढ़े हुए हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। क्रोमोप्लास्ट के बारे में पहले ही बता चुके हैं कि क्रोमोप्लास्ट हमारा क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल है किसके कलर के लिए? तो फ्रूट्स और फ्लावर्स के कलर के लिए। वही चीज यहां लिखा हुआ है। क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट कलर टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। उसके अलावा क्या है? ल्यूकोप्लास्ट क्या करेगा? तो यहां पे था आपका ल्यूकोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? तो ल्यूकोप्लास्ट आपका स्टोर करता है स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रैनुअल्स, यानी ये क्या करेगा? तो स्टोर फूड। अब ये जो हमारा डायग्राम दिया हुआ है, ये किसका डायग्राम दिया हुआ है? तो ये एक क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम दिया हुआ है। अब इस डायग्राम को देखेंगे। देखिए इस क्लोरोप्लास्ट का ये हमारा क्या प्रेजेंट है? तो आउटर मेम्ब्रेन है, और इसका दो मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। ये जो बीच का स्पेस है इसको क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट स्पेस कहेंगे। और इस क्लोरोप्लास्ट में एक एक्वस फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? स्ट्रोमा प्रेजेंट रहता है। और ये जो हमको ये जो हमारा रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं? थाइलाक्वाइड कहते हैं। और ये थाइलाक्वाइड के रीअरेंजमेंट को, यानी इसके स्टैक को, ये जो इस तरह से रीअरेंज है, इसको क्या कहते हैं? तो ग्रैनम कहते हैं। यानी थाइलाक्वाइड के, इसी थाइलाक्वाइड के रीअरेंजमेंट को, स्टैक को क्या कहेंगे? तो हम लोग इसको ग्रैनम कहते हैं। अब देखा जाए तो ये है हमारा लैमेला। ये क्या करता है? इस थाइलाक्वाइड और इस थाइलाक्वाइड को, ये दोनों थाइलाक्वाइड को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? तो ये मेरा लैमेला करता है कि नहीं? अब दूसरा हमारा ल्यूमेन। ल्यूमेन का क्या काम है? तो ये थाइलाक्वाइड के अंदर एक एक्वस फ्लूइड पाया जाता है, एक एक्वस फ्लूइड पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है कि नहीं? उसको क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं ल्यूमेन। चलिए अब समझते हैं, इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सेल डिवीजन, है कि नहीं? तो सबसे पहले देखते हैं ये हमारा क्या है? तो ये हमारा अनपेयर्ड क्रोमोजोम। सबसे पहले क्रोमोजोम ही से समझते हैं। ये हमारा कैसा है? अनपेयर्ड क्रोमोजोम है कि नहीं? अनपेयर्ड क्रोमोजोम, इसको क्या कहेंगे? तो क्रोमेटिड कहेंगे। अब क्या होगा? इसी तरह का एक दूसरा क्रोमेटिड आएगा और ये दोनों कंबाइन करके क्या बना देगा? तो हमारा क्रोमोजोम बना देगा, है कि नहीं? क्या आएगा? अब तो इस क्रोमेटिड का एक सिस्टर क्रोमेटिड आएगा। इस क्रोमेटिड का एक सिस्टर क्रोमेटिड आएगा और ये दोनों कंबाइन करके क्या बना देगा? हमारा क्रोमोजोम बना देगा। तो क्रोमोजोम जो हमारे शरीर में पाया जाता है वो किस तरह का पाया जाता है? इस तरह का पाया जाता है कि नहीं? हमारे शरीर में क्रोमोजोम हमेशा कैसा पाया जाएगा? तो पेयर्ड पाया जाएगा, है कि नहीं? यही पेयर्ड क्रोमोजोम क्या करेगा? हमारा माइटोसिस करेगा और मियोसिस करेगा, है कि नहीं? अनपेयर्ड क्रोमोजोम नहीं करता है माइटोसिस मियोसिस, उसको पहले पेयर्ड होना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पर क्या होगा? सेल डिवीजन होगा। तो ये तो हम लोग समझ गए। एक हमारा होता है सोमैटिक सेल, समझिएगा। अगर कोई आपसे पूछे सोमैटिक सेल में ह्यूमन में कितना क्रोमोजोम पाया जाता है? तो 46 पाया जाता है। तो
सोमेटिक सेल में कितना क्रोमोजोम पाया जाएगा? तो 46 क्रोमोजोम्स पाया जाएगा। और एक टर्म आप लोग को यहां दिखेगा, गैमेट। गैमेट का क्या मतलब होता है? अब यहां देखिए, अगर रिप्रोडक्शन जब होता है तो 46 क्रोमोजोम मेल में ही पाया जाएगा, 46 क्रोमोजोम फीमेल का भी। तो 46 कितना आना चाहिए? 92 क्रोमोजोम का बच्चा होना चाहिए। पर क्या ऐसा होता है? नहीं, बच्चा कितने क्रोमोजोम का भी होगा तो 46 का ही। अगर 92 का होगा तो जेनेटिक क्या हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगा। तो क्या होता क्या है, ये जो क्रोमोजोम है ये कैसी में कन्वर्ट होगा? ये सोमेटिक सेल किस में कन्वर्ट होगा? सोमेटिक गैमेट फॉर्मेशन होगा। गैमेट में क्या होता है? इस 46 का क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। यानी कितना क्रोमोजोम आएगा? 23 क्रोमोजोम आएगा। और इसका भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। यानी कितना क्रोमोजोम आएगा? तो 23 क्रोमोजोम आएगा। अब क्या 23 प्लस 23 46 होगा? तो जी हाँ, हो जाएगा, है कि नहीं? तो सेल डिवीजन क्या है? तो डिवीजन ऑफ सेल है। किसमें? तो नए सेल में क्या है आपका? डिवीजन है। अब रीजन क्या है? क्यों जरूरी है हमारा सेल डिवीजन? तो ग्रोथ के लिए जरूरी है कि नहीं? ओल्ड सेल को रिप्लेस करने के लिए जरूरी है। डेड सेल को और इंजर्ड सेल को क्या करने के लिए जरूरी है? ओल्ड, डेड और इंजर्ड सेल को रिप्लेस करने के लिए जरूरी है। गैमेट फॉर्मेशन के लिए भी हमारा जरूरी है कि नहीं? अब गैमेट फॉर्मेशन देखिए, यहां हमारा क्या हो रहा है? गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है। गैमेट फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? तो मियोसिस के द्वारा होता है। इसलिए कहा जाता है मियोसिस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो रिप्रोडक्शन के लिए जो हमारा सेल डिवीजन रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? मियोसिस है। यहां अगर देखा जाए तो पेरेंट सेल में कितना क्रोमोजोम है? देखिए, ये है, 2 है, सॉरी, ये हमारा हो गया पेरेंट सेल, 2 क्रोमोजोम हमको दिख रहा है। अब क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन जैसे ही होगा, डीएनए जैसे ही रेप्लिकेट्स करेगा, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा? ये फर्दर क्या होगा? सेल डिवीजन होगा। कितना डॉटर सेल आ गया? 2 आ गया। अब फिर यहां फर्दर क्या होगा? सेल डिवीजन आएगा। और अब कितना आ जाएगा? इसमें भी एक डॉटर सेल आया। ये हमारा कितना डॉटर सेल आ गया? ये हमारा, सॉरी, 4 डॉटर सेल आ गया। कितना डॉटर सेल आ गया? पहले 2 डॉटर सेल आया, फिर कितना डॉटर सेल आ गया? 4 डॉटर सेल आ गया। लेकिन ये किस नेचर का था? ये हमारा डिप्लॉयड नेचर का था। मतलब कितना नंबर ऑफ क्रोमोजोम दिख रहा था? 2। और ये किस नेचर का हो गया? तो ये हैप्लॉयड नेचर का हो गया। डिप्लॉयड और ये हैप्लॉयड। यानी कि अगर मान लीजिए यहां 46 क्रोमोजोम होगा तो यहां कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा, है कि नहीं? आधा हो गया है। तो यही हमारा क्या कहलाता है? यही हमारा, यहां हमारा क्या दिख रहा है? गैमेट का फॉर्मेशन दिख रहा है कि नहीं? यहां देखिए ना, यहां 2 था ना आपका, अब 2 का कितना हो गया? हाफ करेंगे तो 1 आ रहा है ना, तो कितना हो गया? हैप्लॉयड फॉर्म कर रहा है। यानी क्या फॉर्म कर रहा है? गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है। अब मियोसिस में देखेंगे, यहीं तक रुक गया हमारा सेल डिवीजन, तो ये मियोसिस हो जाएगा। देखिए, ये हमारा पेरेंट सेल हुआ, ये 2 क्रोमोजोम आया, 2 कितना हुआ? 4 हुआ। डीएनए रेप्लिकेशन के द्वारा आपका क्या हुआ? डीएनए रेप्लिकेट्स किया और 4 बनाया आपका। फिर क्या आया? कितना आ गया आपका? 2 डॉटर सेल आ गया। इसमें कितना क्रोमोजोम प्रेजेंट रहेगा? तो 2। और इसमें भी कितना रहेगा? तो 2। ये किस चीज के लिए जरूरी है? तो ये हमारा रिप्लेस करना, ये प्रोसेस के लिए, है कि नहीं? इसके लिए रिप्लेस ओल्ड, डेड एंड इंजर्ड सेल किसके द्वारा होगा? तो माइटोसिस के द्वारा। लेकिन ये जो हमारा गैमेट फॉर्मेशन है वो किसके द्वारा होगा? तो वो होगा हमारा मियोसिस के द्वारा, है कि नहीं? माइटोसिस और मियोसिस क्या है ये हम लोग समझ गए। माइटोसिस में क्या हो रहा है? माइटोसिस में हमारा अगर देखा जाए तो जो पेरेंट सेल से क्या बना रहे हैं? 2 डॉटर सेल बना रहे हैं। और यहां मियोसिस में पेरेंट सेल से कितना डॉटर सेल बन रहा है? तो 4 डॉटर सेल बन रहा है। ये क्या चीज में रिस्पॉन्सिबल है? तो ये रिप्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओल्ड, डेड और इंजर्ड सेल के। और ये रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहां सेल का नेचर देखा जाए तो ये क्या है? हैप्लॉयड है? नहीं, ये डिप्लॉयड है। ये आपका क्या है? तो डिप्लॉयड है। लेकिन यहां सेल का जो आपका नेचर आ रहा है वो कौन सा है? हैप्लॉयड है। डिफरेंस देख लेंगे, बहुत पूछता है आप लोग को। देखिए, इसमें एक सेल डिवीजन हो रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा? 2 सेल डिवीजन होगा। देखिए, यहां कितना सेल डिवीजन हुआ है? एक बार, एक ही बार ना हुआ है। यहां जो दिखा है ये हुआ आपका सेल डिवीजन।
लेकिन यहां कितना बार हुआ है, यहां पे भी एक सेल डिवीजन हुआ है और एक दूसरा आपका यहां भी सेल डिवीजन हुआ है। यहां 2 बार सेल डिवीजन हुआ है कि नहीं, यहां 2 बार सेल डिवीजन हुआ है। अब देखा जाए कितना डॉटर सेल फॉर्म कर रहा है, तो 2, लेकिन यहां कितना है, तो 4। देखिए यहां पे, यहां 2 डॉटर सेल फॉर्म कर रहा है कि ये डॉटर सेल और एक ये डॉटर सेल, यहां ये सॉरी एक ये 2 3 4। अब डॉटर सेल जो है हमारा डिप्लॉयड नेचर का है, लेकिन यहां क्या है, हैप्लॉयड नेचर का है। दिख रहा है यहां क्या है, डिप्लॉयड नेचर का है, यहां क्या है, तो हैप्लॉयड नेचर का है। डॉटर सेल हमारा कैसा है, तो आइडेंटिकल होगा, लेकिन यहां डॉटर सेल क्या होगा, तो हमारा डिफरेंट होगा। किसके लिए ये क्या क्यों जरूरी है, तो ग्रोथ के लिए और रिपेयर ऑफ टिश्यू के लिए, ये हमारा गैमेट फॉर्मेशन के लिए यानी रिप्रोडक्शन के लिए। आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही पढ़ते रहें, है कि नहीं। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, बाय।